when we say that our hypothesis test is significant, so what does that mean? Sorry? एक्सेप्टेड हो जाएगा। किसको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना सर मीन को, सर मीन जो है है? उसको एक्सेप्ट करना नहीं, ये नहीं, यस रिजेक्ट करना। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि हमारा अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस जो क्लेम है वो प्रूव हो गया है, तो हम एस्ट्रॉन को रिजेक्ट करेंगे। सो व्हेनेवर इट इज सिग्निफिकेंट लेस देन द अल्फा वैल्यू, देन इट ऑलवेज मीन्स कि हमने एस्ट्रॉन को रिजेक्ट करना है, यानी कि हम कामयाब हो गए अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमारा एक्सपेरिमेंट सिग्निफिकेंट प्रूव हो गया है। तो उसने जो गिवन जो फैक्ट अज्यूम चल रहा था पॉपुलेशन में, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है, राइट? So do remember these three terms यूज करते हैं, ओके? तो ये कहानी है सबकी। अगेन आई वांट टू रिपीट दिस थिंग कि क्योंकि हमारा जो मेन एम्फेसिस है इसलिए स्टैट्स पढ़ना नहीं है, इंट्रोड्यूस स्टैट्स पढ़ना नहीं है, हमारा एम्फेसिस जो बेसिकली नॉलेज जो हमने वहाँ पढ़ी है उसको यूटिलाइज करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, ये बेसिकली लर्निंग आउटकम है सब्जेक्ट का। तो हम कैलकुलेशन में कम से कम जाएंगे, ठीक है? जैसे आगे की जो टॉपिक्स हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम कैलकुलेशंस हो और जितना ज्यादा उसकी इंटरप्रिटेशन हम समझने की कोशिश करें वो ज्यादा होता होगा, राइट? यस, मैंने ये बोला था कि किसी भी टेस्ट के सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये होता है कि हम वहां पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब ये वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, यानी कि पी वैल्यू होती है, जब ये वैल्यू अल्फा वैल्यू से कम होगी। अल्फा बोले तो 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब ये वैल्यू अल्फा वैल्यू से कम होगी तो एटलीस्ट हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने एस्ट्रॉन को रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारा उतना एविडेंस मौजूद है कि हम एस्ट्रॉन को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका मतलब है। तो ये हमने लेफ्ट 7 में काम किया था, यानी कि लास्ट वीक हमने काम किया। तो लास्ट वीक में हमने पहले हाफ में ये काम किया था, और दूसरे हाफ में मैंने प्रोजेक्ट लोगों को कहा था, हमने जो है यहाँ पर बैठ के जो है गूगल फॉर्म बनाया था। मैंने कहा था कि यूनिट के बाद जो थर्ड वीक होगा उस वक्त तक हमारे पास एटलीस्ट 30 लोगों के रिस्पॉन्सेस आ जाने चाहिए। जस्ट गिविंग यू अ सॉफ्ट रिमाइंडर के यूनिट के बाद का फर्स्ट वीक ये चल रहा है, जो थर्ड वीक होगा उसमें हमारे पास 30 रिस्पॉन्सेस हो जाने चाहिए। अच्छा, दोनों का जिसके पास होंगे, और ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, ये ग्रुप वाइज नहीं है, जिसके पास होंगे वो आगे जाएगा, और अगर आएगा जिसके पास नहीं होंगे वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, राइट? तो 30 रिस्पॉन्सेस सबके पास होने चाहिए। 30 इज नॉट ए बिग फिगर, ये आराम से हो जाते हैं। तुम घर पे आपस में अपने कजन्स को कल्चर मामले में दोगे तो वो फील कर देंगे, नहीं कंफ्यूज हो गया। अभी नहीं गया। हाँ क्लास में चल रहे हैं, क्लास में हाँ तो ग्रुप में बैठ के पढ़ो, साथ काम करो, कोई मसला नहीं है, डिस्कस करो, दैट्स ओके। बट सबमिशन और वाइवा के टाइम पे डिवीजन और रिस्पॉन्सेस सेपरेट होने चाहिए। बेटा है ना, बस तो कोई भी काम नहीं है जो हमने नए वर्ष से देखा काम करना नहीं हो यार, एक हफ्ता एक टाइम के लिए फिर भी नहीं हुआ। बता दो उसको जी, बोले जाहिर सी बात है, क्योंकि एग्जाम्पल भी खुद ही क्या था वही होगा, उसमें कोई सवाल करना ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? वही जो सवाल नामा था, क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली बिल्कुल वही होगा, उसी भी काम करना है।
ओके, अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ सर और जो नेक्स्ट रहेगा उसमें क्या है उसके बारे में मुझे बात करते हैं। ये Now let's say कि मेरे पास दो सैंपल्स हैं। मेरे पास एक सैंपल था, in this case I got two samples. Let's say कि मेरे पास एक सैंपल है x1 और एक सैंपल है x2। अभी इस तरीके से हो सकता है कि सपोज मेरे पास दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है P1, इसमें से एक सैंपल मेरे पास है x1 और एक पॉपुलेशन क्लाउड मेरे पास है लेट्स से कि P2, इसमें से एक सैंपल मेरे पास है x2 के नाम से, राइट। और ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक ही पॉपुलेशन क्लाउड है, राइट, और इसमें से मैं दो सैंपल्स उठाऊंगा, एक x1 और एक x2। कुल भी एक केस अगर इस तरह से सिचुएशन होगी तो उसको हम जो बोलते हैं बिटवीन ग्रुप्स या इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है। और अगर जो पास ऐसी सिचुएशन होगी इसको कहा जाता है बेसिकली पेयर्ड सैंपल्स और विदिन ग्रुप डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कहा जाता है। डिपेंडेंट के केस में डिपेंडेंट, so between the division between groups, within groups, independent population, dependent population, compared samples types में थी। तो वो दो बेसिकली सैंपल्स हैं और मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ इससे पता करना है कि पॉपुलेशन की एस्टिमेशन होगी क्या प्रॉब्लम है करना शुरू। सो पहले अगर इस केस को देख लेते हैं तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट सैंपल्स। नाउ दिस इज पॉपुलेशन 1, दिस इज पॉपुलेशन 2, राइट। So I have two populations. One is population 1 and the other one is population 2. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे इनमें कई काम किए जा सकते हैं, हम जिस काम को देख रहे हैं वो ये है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू कंपेयर पॉपुलेशन 1 विद पॉपुलेशन 2, कंपैरिजन ऑफ P1 एंड मुझे ये काम करना है। What do you understand कि मैं कहता कि मुझे दो चीजों को कंपेयर करना है, क्या चीज है ना करना क्या होगा? कंपैरिजन का मतलब ये है कि मुझे देखना है कि क्या ये दोनों पॉपुलेशंस एक जैसी है या ये अलग अलग है। सो ईदर आई वांट टू सी कि P1 इज इक्वल्स टू P2, राइट, और सपोज मैं P1 को रेफरेंस कर रहा हूं तो P1 इज लेस देन P2 और P1 is greater than P2, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो या तो ये सी होगा या वाला केस है। तो यू कैन आल्सो पुट इट लाइक दिस कि ये दोनों केसेस जो है ये कंबाइन जो है वो P1 नॉट इक्वल टू P2 को शो कर रहे हैं। सो जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूं, जैसे कि मैं कहूं कि भाई मुझे दो मार्कर्स को कंपेयर करना है एंड लेट्स से मैंने से मुझे कंपेयर करना है, डेफिनेटली मुझे किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना चाहिए कि मैं किस कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि इन दोनों मार्कर्स का राइटिंग फ्लो कैसा है बोर्ड के ऊपर, लेट्स से मैं उसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ, यानी कि क्वालिटी ऑफ द मार्कर कैसी है, ठीक, सो कुड बी एनीथिंग। सो जब हम दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इसमें से किसी एक सिनेरियो को यूज कर रहे होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ये इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल है। अगर इस के अगर ये काम हमने स्टैटिस्टिकली करना हो, यानी कि पॉपुलेशन से कंपैरिजन करना हो, तो वो काम कैसे किया जाएगा? हाउ कैन वी बेसिकली परफॉर्म दिस? वी नो कि किसी भी डेटा को, बिकॉज P1 पॉपुलेशन क्या है, डेटा सेट है, तो बहुत सारी चीजें मौजूद है। पॉपुलेशन 2 के अंदर भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। वी नो दिस थिंग
कि हम किसी की डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी मीन वैल्यू से। मीन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, सो लाइकवाइज मीन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन इज वेल। इसका मतलब ये है कि अगर जो मुझे P1 और P2 को कंपेयर करना है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे μ1 और μ2 को कंपेयर करना है। अब हम इस तरह से सिनेरियो को अपने डोमेन में खींच के लेकर आ रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं डेटा एनालिसिस करना, काम हमें ये करना है, तो हम अपनी फील्ड में इसको घुसे रहेंगे भाई एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन में कंपेयर कर सकते हैं। यस, बट रिप्रेजेंटेशन मीन से होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एरर ऑफ इट। है तो हमें μ1 और μ2 को बेसिकली कंपेयर करना है। इन अदर वर्ड्स, या तो सिनेरियो ये होगा कि u1 इज इक्वल टू μ2 है, या फिर ये होगा कि u1 इज लेस देन μ2 है, या फिर u1 इज ग्रेटर देन μ2 होगा, यानी कि u1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये इसकी कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम पॉपुलेशन P1 को μ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन P2 को हम μ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Remember, mu is a symbol that we use for a population mean. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अगर ऐसा डेटा एनालिसिस में भी बात समझ में नहीं मुझे करना क्या है, बिकॉज ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, मशीन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं समझ सकता हूँ कि मुझे एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे, बट अगर जब मुझे मशीन से ये काम करवाना है तो मैं मशीन को क्या बताऊंगा कि भाई तुम ये चीज कैसे चेक करो कि ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं है, या ये दोनों चीजें डिफरेंट है या ये दोनों चीजें बस मुझे मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी होगी। मशीन से मुराद कैलकुलेटर इज अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, तो डेफिनेटली मैं खुद से बैठकर ये काम नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है, बट एक्चुअली मुझे क्या करवाना होगा मशीन से उसकी भी जरूरत देखनी है। तो जब हम कहते हैं कि हमें कंपैरिजन करना है दो चीजों का, तो उसका मतलब है कि हमें ये बताना होगा मशीन को कि इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है कि कंपैरिजन हो जाए। और कंपैरिजन के लिए हमेशा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करते हैं, राइट। बिकॉज अगर जब मैं कहूँ कि भाई ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये उस तक बराबर होगी जब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अगर इन दोनों के माइनस का रिजल्ट 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब बराबर नहीं है, राइट। तो बिल्कुल वही काम इधर भी है। सो व्हेन वी से μ1 इज इक्वल टू μ2 को मुझे चेक करना है, तो बेसिकली μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैथमेटिकली इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा और μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, राइट। इसको हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। लाइकवाइज ओवर हियर वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस कि μ1 माइनस μ2 लेस देन 0, या μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0, यानी कि बेसिकली डिफरेंस को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो द थिंग इज कि अगर जब डिफरेंस 0 हो जाए तो इसका मतलब पॉपुलेशन आर सेम। अगर डिफरेंस लेस देन 0 हो रहा है, यानी कि μ1 माइनस μ2 लेस देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन इसके मुकाबले में बड़ी है, राइट। तभी रिजल्ट नेगेटिव की साइड में जाएगा, लेस देन 0 जाएगा। जैसे कि 2 माइनस 2 इज 0, ये वाला केस, बट 2 माइनस 4 इज बेसिकली लेस देन 0, बस किसके बराबर होता है, 2 माइनस 4 बराबर होता है माइनस 2 के, माइनस 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज लिखी हुई है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब μ2 बड़ी वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू μ1। सिमिलरली सॉरी μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तभी रिजल्ट पॉजिटिव साइड पर जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2 इज बेसिकली इक्वल टू 2, यानी कि 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दिस पॉजिटिव रिजल्ट है। बट इन एनी केस हमने सब्ट्रैक्शन का काम किया, राइट। सो व्हेन वी से दैट वी वांट टू कंपेयर द टू पॉपुलेशंस, तो हमने सब्ट्रैक्शन का काम किया। तो ये काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा, हाउ वुड वी डू दिस थिंग। यानी कि सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो ब्रांड्स हैं, ठीक है, एक मेरे पास नेस्ले का ब्रांड है और एक मेरे पास कैडबरी का ब्रांड है।
तो मुझे कंपेयर करने के दोनों की जो डार्क चॉकलेट है वो बेसिकली फ्लेवर में कैसी है, एक जैसी है या अलग। तो बेसिकली एक पॉपुलेशन मेरे पास नेस्ले की और एक पॉपुलेशन मेरे पास है कैडबरी, मुझे ये काम करना हो। बात समझ में आ रही है? अब इस काम को अच्छे तरीके से करने का मतलब क्या है कि मैं सारी की सारी प्रोडक्ट्स नो कैडबरी की जो डार्क चॉकलेट्स है और सारी की सारी प्रोडक्ट्स नेस्ले की जो डार्क चॉकलेट्स है या मैं को खा के देखूँ या मैं कोई मैकेनिज्म बनाऊँ कि कोई कंपेयर किया जा सके। अगर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी बात है दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पॉपुलेशन बात समझ में आ रही? So how would we perform this? काम हम कैसे करेंगे? हम जो तरीका सीखे हैं वो ये है कि पॉपुलेशन को स्टडी करने का तरीका मतलब ये होता है कि हम उसमें सैंपल उठाएं, यानी कि ये कंपैरिजन जो है वो हम सैंपल के थ्रू कर रहे हैं। यानी कि एक सैंपल मैंने उठाया लेट्स से कि U1 से, उसको मैंने X1 बार नाम दिया, एक सैंपल मैंने उठाया U2 से, उसको मैंने X2 बार नाम दिया और मैं उसका डिफरेंस बेसिकली निकालूंगा यूजिंग द सेम मेथड जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास एक एस्टिमेशन इक्वेशन बनती है और उसके बेसिस पे जो है हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि वेदर द थिंग्स आर सेम और डिफरेंट। ठीक है, हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, मगर अगर तुमने बिजनेस स्टैट्स पढ़ा है तो तुम्हें इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद होगी कि इसको किस तरीके से किया जाता है। हमारे पास जो है ई वैल्यूज बनती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशंस बनती हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है इस केस के अंदर और उसके बाद जब हम इसका एसपीएसएस में एनालिसिस करके देखते हैं या अगर मैन्युअली करें तो मैनुअल एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। अगर मैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ ताकि जब तुम सॉफ्टवेयर में काम करो तो तुम्हें आइडिया होगी क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल्स की हमने बात की, इस तरीके से पेयर्ड सैंपल्स के अंदर भी लीस्ट वैल्यू बनाया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है राइट, और इस पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए मैं जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिफाइन कर दी और मैं उनके दरमियान डिफरेंस देख रहा हूँ कि कुछ है या नहीं। जैसे इकरा यूनिवर्सिटी की एक पॉपुलेशन है, वन सिंगल पॉपुलेशन, उसका अंदर मैंने कहा कि यार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है बेसिकली वो स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया दो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस के अंदर। एक पॉपुलेशन वो जिनके लेट्स से कि को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर बहुत अच्छी है और एक बच्चे वो जो कि अपनी स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे हैं। और मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान जीपीएस का कोई फर्क है या नहीं है। क्या जीपीएस जो है ग्रेड पॉइंट यानी ग्रेड शो परसेंटेज यानी कि रैंक जो हमारा एग्जाम का बनता है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार एक रिसर्च मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या वो स्टूडेंट्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर है और वो जो स्टडीज में है क्या उनके ग्रेड्स में कोई फर्क है या नहीं है। आर दे द सेम और दे आर डिफरेंट राइट। तो जब एक ही पॉपुलेशन के अंदर हम सब पॉपुलेशंस क्रिएट करके काम करते हैं तो वो बेसिकली कहलाता है पेयर्ड सैंपल टेस्टिंग या डिपेंडेंट सैंपल टेस्टिंग। बिकॉज ये आए तो बेसिकली एक ही पॉपुलेशन में है तो देयर समथिंग जस्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। जैसे इधर यूनिवर्सिटी की एम्बियंस जो है, एनवायरनमेंट जो है, दिस इज कलेक्टिंग द टू हाइपोथेटिकली डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। डेफिनेटली अगर मैं यही काम मैं कहूँ कि भाई एक पॉपुलेशन इधर यूनिवर्सिटी की है और एक पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली सीपीएम की स्टूडेंट्स की है, अब दोनों में बहुत फर्क है। तो सीपीएम की एनवायरनमेंट डिफरेंट है टोटली, वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ टीचिंग का मेथड अलग है, वहाँ अलग तरीके से काम किया जाता है और इकरा का मेथड और स्केलिंग सब अलग। उसको और हम डिपेंडेंट कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि भाई एक स्टूडेंट्स जब मेरे पास है एक पॉपुलेशन इधर यूनिवर्सिटी की है और एक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, अब और अगर डिपेंडेंस आ जाएगी राइट, बिकॉज सेपरेशन बहुत ज्यादा आ गई बिटवीन द टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी अलग है पूरी की पूरी। जो स्टूडेंट्स वहाँ ऑक्सफोर्ड के अंदर आ रहे हैं वो एक अलग ही तरीके को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इकरा में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो टोटली डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं राइट। तो ऑक्सफोर्ड और इकरा डेफिनेटली अगेन एक टोटली इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी। बात समझ में आ रही? तो जरा देखते हैं कि ये काम बेसिकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एक मैनुअल स्केच हम सारी समझ लेते हैं, फिर हम एसपीएसएस की परफॉर्मेंस को देखेंगे कि कैसे हो सकता है।
Let's first talk about the independent population. You want to see the दृष्टि को सवाल है? You want to ask him? क्लास इंटरवल से कैसे? एरर बार हम अभी देखेंगे कैसे होगा। स्टार्ट देखेंगे। now हमारे पास बेसिकली दो पॉपुलेशंस के दो सैंपल्स हैं और हमने पॉपुलेशंस के कंपैरिजन करना है तो ये भी एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड कहलाता है जो हम बोलते हैं टू सैंपल टेस्ट। जिस तरह से कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बोले तो हमारे पास एक है नल हाइपोथेसिस H0 और हमारे पास है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस? जिस प्लेन को हम टेस्ट कर रहे हैं मगर ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बिकॉज हम अपने प्लेन को भी टेस्ट कर रहे होते हैं और इस प्लेन को भी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस हालांकि ये सही है, ये हमें प्रूव होगा तो वेरीफाई करना होता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं यानी कि अगर मैं पॉपुलेशन से एक सैंपल लेके काम कर रहा हूँ या पॉपुलेशन से दो सैंपल्स लेके काम कर रहा हूँ तो उसका एक स्टैंडर्ड नल हाइपोथेसिस होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्टेड है कि भाई यहाँ पे यही नल हाइपोथेसिस चलेगी। जैसे कि when you are doing the one sample t test तो वहां पे नल हाइपोथेसिस ये था कि जो भी फैक्ट उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है हम उसको एज अ पॉपुलेशन मीन कंसीडर करते हुए लेके चलते हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन का मीन है। लाइकवाइज जब हम टू सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं इसका जो नल हाइपोथेसिस है ये मुझे बताएगा क्या होता है जिससे हम बिजनेस टेस्ट पढ़ा गया। एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट्स द नल हाइपोथेसिस ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट? सारी काम मार्केट रिसर्च के अंदर बहुत किए जाते हैं। वो सब मार्केट रिसर्च में बहुत कंपैरिजन कर रहा होता है बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स, बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें बड़ा डिफरेंस है नहीं। नल हाइपोथेसिस टू सैंपल टी टेस्ट का ये होता है कि पॉपुलेशंस के दरमियान कोई फर्क नहीं है। The populations are same. इनमें कोई डिफरेंस नहीं। They are actually the same thing. ये accepted standard null hypothesis है टू सैंपल टी टेस्ट का। ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स की। तो we say that U1 is equals to U2. या फिर इसमें भी लिखा जा सकता है that U1 minus U2 is equal to 0. ओके ये स्टैंडर्ड नल हाइपोथेसिस है टू सैंपल टी टेस्ट का। हम इस स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम बनाएंगे वो हमारा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो हमारे हाथ में होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है वो ऑल्टरनेट कहलाता है। नो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकते हैं या तो ये हो सकता है कि U1 इज नॉट इक्वल्स टू U2 यानी कि दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट है या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो जो दिया हुआ है U1 इज लेस देन U2 या फिर U1 इज ग्रेटर देन U2। तो हम यहाँ पर इसको U भी लिखा जा सकता है कि U1 माइनस U2 इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर नहीं है। इसको U भी लिखा जा सकता है दैट U1 माइनस U2 इज लेस देन U2 और इसको भी लिखा जा सकता है दैट U1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा नहीं यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस है यानी कि हमारी जो असम्पशन है वो इनमें से कोई एक होगी या तो ये हमारे काम करने से इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे काम करने में इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि बेसिकली टू टेल टेस्टिंग हो रही है बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। हम दोनों डायरेक्शन में देखें कि चीज बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो बेसिकली ये है वन टेल टेस्टिंग।
क्वांटेल है और ये भी क्वांटेल। हमारे काम करने में से ये फर्क है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए, जैसे कि हम समझ में किया होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग अबाउट दी हाइपोथेसिस, जैसे कि हमने वन सैंपल टेस्ट के अंदर भी देखा। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम अपनी सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। देखो ये चीज चाहे तुम मैनुअली काम कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, ये चीज तुम्हें खुद ही लिखनी होगी, सॉफ्टवेयर लिख के नहीं देगा तुम, बिकॉज सॉफ्टवेयर से डेटा को एनालाइज करता है, ये सही है या गलत है ये भी तुम नहीं डिसाइड कर रहा होता है। तो सिनेरियो को पढ़ के हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा ऑल्टरनेट रूट में खुद ही बताना होगा, राइट? नंबर 2 की तरफ आते हैं भाई, क्वेश्चन को पॉइंट नंबर 2। सेकंड स्टेप होता है हमारा सब सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकालना। I will try to avoid those big equations that we do in business tests. अगर तुमने इक्वेशंस को देखा तो वहां से लेक्चर्स को देख सकते हो। तुम सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, दैट मींस कि जो पहली पॉपुलेशन है उसके सैंपल का साइज n1, दूसरी पॉपुलेशन का जो सैंपल है हमारे पास, तो पहली पॉपुलेशन के सैंपल का x1 बार, इसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन s1, राइट? ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और इसकी SEM यानी कि SEM बोले तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। लाइकवाइज हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन का n2, x2 बार, s2 और इसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल साइज। पहली पॉपुलेशन में जो हमारे पास सैंपल आए सैंपल में उसका सैंपल साइज, सेकंड सैंपल का साइज, हम दो सैंपल्स को लेके काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक सैंपल को लेके काम किया था, अब हमने दूसरी दो सैंपल्स को लेके काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर हम पता करते हैं TS वैल्यू, यानी कि T स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सैंपल की कॉरस्पॉन्डिंग T वैल्यू। दिस विषय देखो ये चीज जो है ये तुम्हें बहुत आराम से तुम्हें सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। यहाँ से तुम्हारा सॉफ्टवेयर में काम स्टार्ट होगा, तो दिस थिंग यू कैन इजीली गेट फ्रॉम SPSS सॉफ्टवेयर, राइट? ये सवाल होगा उसमें ये काम तो तुम्हें करने होगा, खुद ही करना होगा। यहाँ से तुम्हारा सॉफ्टवेयर में काम शुरू हो जाएगा, यूज कर सकते हो, SEM वगैरह सब चीजें निकाल सकते हो। तो थर्ड स्टेप जो होता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो होता है हम T वैल्यू निकालते हैं। T वैल्यू सैंपल को रिप्रेजेंट करने वाली, यानी कि TS, यानी कि T स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, इसको मैं आपको नहीं लिखा बिकॉज हमारा स्कोप ही नहीं है, हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को देखेंगे बट कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे दोबारा। तो फोर्थ स्टेप होता है उसके अंदर हम निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ T। ये टेबल से निकाली जाती है, इसके अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड वेदर वन टेल या टू टेल में काम कर रहे हैं उसको यूज करके बताते हैं। ये सारे वही स्टेप्स हैं, स्टेप सारे वही हैं जो हमने बेसिकली से पहले वन सैंपल टेस्ट करके देखे। तो फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं TS को TC के साथ, और उसके बाद सिक्स्थ स्टेप के अंदर हम कंक्लूजन बताते हैं कि हमारे टेस्ट की कंक्लूजन क्या है। तुम कोई भी रिसर्च कर रहे हो, यानी कि जो तुम अपना RPG करते हो रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके अंदर जब तुम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो तो यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई होती है, ये 6 स्टेप्स अप्लाई होती है, राइट? तुम करो या ना करो गलत बात है, बट यही स्केलेटन है। वो दुनिया में कितने लोग रहते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल है, और उन सबका हड्डियों का स्ट्रक्चर एक ही है, 206 हड्डियां, स्कल, रिबकेज, हिप्पो, फीमर, शैंक, यही सेम स्ट्रक्चर है। स्केलेटन कभी चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, स्केलेटन कभी चेंज नहीं होता, फीचर्स चेंज होते हैं। फीचर्स के चेंज होने की वजह से हमें नई और अलग अलग चीजें नजर आती हैं, बट स्ट्रक्चर वही रहता है। तुम कोई भी गाड़ी उठा लो, उसका जो बेसिक स्केलेटन मॉडल है वो एक ही है, उसके अंदर तुम
फीचर्स चेंज करके उसको एक अलग वाली बना देते हो, राइट। कोई भी तो PFI इंजन देख लो, उसका स्ट्रक्चर इंजन का एक ही है, उसमें कुछ अपनी चीजें प्लस माइनस करके कुछ उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके तो फीचर्स अलग बना देते हो, कोई गलत बात नहीं है। बट स्टिक टू द स्केलेटन ऑफ द थिंग्स फर्स्ट। तुमने कोई भी तरफ उगाना हो, उसका एक ही तरीका है कि एनवायरमेंट हो फिजिबल, बीज हो, खाद हो, उसको डालो तो पानी डालो, सूरज की रोशनी आ रही हो, जरा टूट जाएगा। तो ये बेसिक चीजें है ना, फंडामेंटल्स जो होते हैं उन पे हमेशा जरा फोकस करें, तो फंडामेंटल्स बहुत जरूरी होते हैं। फंडामेंटल्स होंगे तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा होगा। अगर बिल्डिंग में पिलर्स ही नहीं है तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना। पिलर्स स्टॉप करो। कहते हैं ना इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, तो पिलर्स इसलिए कहा जाता है, फंडामेंटल्स पे तो आओ पहले, उसके बाद तुम इस्लाम के बारे में समझोगे कि क्या है। एनीवेज, बात तो आगे लेके चलते। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये TSTC आपके किस तरह से कंपेयर हो रहे हैं? नहीं सर। देखो, जब हमने 1 सैंपल टेस्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट की पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन हमें पता होती है बिकॉज हमें एक्चुअली पता है कि वो क्या है, ये डिफाइंड स्टेटमेंट। जिस तरह से 1 सैंपल टेस्ट के अंदर हमारे पास एस्ट्रोनॉट की पॉपुलेशन पता थी, इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉपुलेशन पता होती है, और जो पॉपुलेशन होती है उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और सीआरडी हमको ये बताता है कि भाई किसी भी पॉपुलेशन को आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से शो कर सकते हैं। तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट एक्चुअली कॉल्ड? नाम होता है, उसका नाम होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। सर कॉन्सेप्ट ये है, जो सीआरडी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरे पास पॉपुलेशन में से किसी पर्टिकुलर सैंपल साइज के सारे सैंपल्स आ जाए हमारे पास, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल बनेगी, उनकी मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल बनेगी। बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास इसका भी एसडीएम होगा, मतलब इसका जो एसडीएम होगा वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का होगा, बिकॉज यहाँ डिफरेंस ऑफ मीन निकाला जा रहा है, राइट। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर पॉपुलेशन 1 में से और पॉपुलेशन 2 में से जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सैंपल साइज के, उन सब के डिफरेंसेस की अगर से हम मीन्स निकालें तो हमारे पास अगेन एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन बन जाएगी जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। दिस इज अगेन द सेम एस्ट्रोनॉट पॉपुलेशन। बुनियादी फर्क ये है कि 1 सैंपल टेस्ट में जो हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू होती है, यानी कि μ1 या μ2 जो भी हम नोट वहां पे लेते हैं वो जरूरी हो, 0 होना जरूरी नहीं है, मगर ये μ1 माइनस μ2 जो है वो 0 ही होगा और सेंट्रल वैल्यूज की 0 ही वहां पे 0 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 0 होगा। वेरी बेस्ट। तो हमारे पास बेसिकली कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन ये है, राइट। ये एस्ट्रोनॉट जो है बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो सैंपल है यानी कि x1 बार माइनस x2 बार का सैंपल बनेगा, डिफरेंस ऑफ मीन्स निकालना है, और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है ये सारी बेसिकली मेरे पास x1 बार माइनस x2 बार का डेटा सेट है, राइट। तो जो हमारे सैंपल का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, लेट्स से कि वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, ये हमारा है x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली कोई टीएस वैल्यू होगी, यानी कि टी वैल्यू होगी, बिकॉज टी एस जी हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो टी वैल्यू होगी वो कहलाएगी टीएस, जो कि ये हम इसकी कैलकुलेशन को याद नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, यूर अवॉइडिंग बिकॉज वी डोंट नीड इट एक्चुअली। तो हम सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर से इसकी वैल्यू को डायरेक्टली देखते हैं कि वो क्या है, हम कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लाइकवाइज मेरे पास एक क्रिटिकल टी वैल्यू भी होगी। ये जो क्रिटिकल टी वैल्यू है ये बेसिकली इस पॉपुलेशन को बताएगी कि ये पॉपुलेशन एक्चुअली कहां से कहां तक कॉन्फिडेंटली बताई जा सकती है। लेट्स से कि मेरे पास ये है क्रिटिकल टी वैल्यू टीसी और माइनस टीसी, राइट। तो लेट्स से कि मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर काम कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ,
इसका एक्चुअली मतलब ये है कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेरा एच नॉट जो है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो सकता है। सो दिस इज माई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेट्स से। तो मेरे पास टीएस होना चाहिए और टीसी होना चाहिए, जिससे मैं अपने पॉपुलेशन को देख सकूं कि वो एक्चुअली कहां से कहां तक है। एंड देन अगेन द सेम स्टेप कि क्या मेरा टीएस टीसी के अंदर है या बाहर है या इसके बराबर है। तो अगर जो मेरा टीएस इस टीसी के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स की जो मेरे पास सैंपल्स का डिफरेंस आया है, मीन्स का डिफरेंस आया है वो एक्चुअली उसी पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है जो कि एच नॉट की है। तो इस बिलोंगिंग टू दैट पॉपुलेशन, तो अगर ये एक चीज उसको बिलोंग कर रही है तो वो उससे गद्दारी तो नहीं कर सकती, वो उसी की पार्ट है बेसिकली। इसका मतलब है कि मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है फ्रॉम माय डेटा कि मैं एच नॉट को रिजेक्ट कर सकूं। सो आई वुड बी एक्सेप्टिंग एच नॉट इन दिस केस, राइट। और अगर ये टीएस जो है बेसिकली जहां नहीं आता, बल्कि लेट्स से कि टीएस मेरे पास जहां भी नहीं पर आता है, जो अगर मेरे पास x1 बार माइनस x2 बार, ये मेरे पास इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टीएस बना, तो दैट मींस कि अब ये टीएस जो बेसिकली इस पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं है, ये किसी दूसरी पॉपुलेशन का पार्ट है जो कि बेसिकली हमारे पास एच की पॉपुलेशन है। इन दैट केस हम उसको रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट। दिस इज द सेम प्रोसीजर जो हमने वन सैंपल टेस्टिंग में भी देखा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन में फर्क आता है, बाकी स्टेप्स सारे वही। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इस टेस्ट का, राइट। दिस इज हाउ बेसिकली परफॉर्म द टेस्ट। ये तरीका तुमने अपने बिजनेस टेस्ट के अंदर देखा होगा, इसको परफॉर्म करने का टेस्ट को। ये 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। हम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे इसको अब जरा समझ लेते हैं, वो भी जरा देखें। मैं भी इंडिपेंडेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर में करने का तरीका है एक एरर बार ग्राफ्स की मेथड को यूज करना, एक हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू, और एक हमारे पास जो इंटरवल बनता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसकी साइंस की रूप में। यानी कि बहुत इतना टाइम हमने यहाँ पे लगाया है, 2 मिनट में ये काम हो जाता है। और जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, यानी कि अभी प्रोफेशनली काम हो रहा है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना होता, आपने जो चीजों को जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना होता है। सो द थिंग इज दिस कि हम पहला जो हमारे पास मेथड है वो है एरर बार, तो उसको जरा देख लेते हैं कि वो मेथड एरर बार मेथड का अगर हम क्या करते हैं, उसके अंदर ये करते हैं कि हम दोनों पॉपुलेशंस का एरर बार बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमें 2 डेटा सेट्स लिए होंगे, और सिचुएशन ये होगी कि हमारे पास एक सैंपल होगा जैसे कि x1 और एक सैंपल मेरे पास होगा x2, राइट। सो एक मेरे पास एरर बार बन रहा होगा x1 से, और एक मेरे पास एरर बार बनेगा x2 से, यानी कि एक μ1 ये है, एक μ2 ये। एरर बार μ2 शो करते हैं ना, μ2 इंटरवल। नाउ अगर ये पॉपुलेशन डिफरेंट है तो सिचुएशन ये बनेगी कि मेरे पास अगर ये मेरे पास μ1 का एरर बार बन रहा है, और अगर μ2 का एरर बार मेरे पास ये बनता है, यानी कि इससे बिल्कुल बाहर, राइट, इससे बिल्कुल बाहर, कोई इनके आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो ये शो करते हैं कि ये डिफरेंट पॉपुलेशन है, हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है। बट अगर ये एरर बार दूसरे वाली पॉपुलेशन का इसके इंटरवल के अंदर आ जाए, तो इसका मतलब ये कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। जितना ज्यादा इनकी ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा इस बात का चांस है कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जितना ज्यादा ये अलग जा रहा होगा चाहे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बाहर चला जाए तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते एच नॉट। इसका मतलब है कि दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट है जी। ये तो तुम्हें लग रहा है, ये तो हमारी स्टार्ट होगी या 2 अलग अलग पॉपुलेशन, मगर टेस्ट तक रीड करेंगे क्या वाकई में अलग है या नहीं। देखो बदलाव में बताता हूँ, हम जो टेस्ट करते हैं वो किसी कैरेक्टरिस्टिक को कर रहे हैं। जैसे करेगा कि मेरे पास इक्वल के स्टूडेंट्स और सीनियर के स्टूडेंट्स, एंड लेट्स से कि मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट पेनिट्रेशन किसकी अच्छी है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद बीए करने के बाद मिलता है कि स्टूडेंट्स मार्केट को ज्यादा जाते हैं या सीधे इनके जाते हैं। तो वैसे तो दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, बट लेट्स से कि मार्केट पेनिट्रेशन दोनों की सेम आती है, तो मेरा कंक्लूजन ये बनेगा कि भाई दोनों एक ही जैसी यूनिवर्सिटीज हैं।
हमारे पास ये बोलेगा ना कि बेटा दोनों एक ही जैसी मशीन है, कई तरह के एडमिशन लेते हैं। तो वो जो हम कॉमन वे में बात कर रहे होते हैं उसको हम आपके स्टेप्स के लिए समझें। या तुम बोलोगे दोनों टीम एक जैसे ही खेलती है यार, किसी को भी पैसे लगाओ, राइट। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट कैरेक्टरिस्टिकली दे आर द सेम। ये एक्चुअली कहानी चलती है। बात समझ में आई? सर एक मिनट सर, इधर प्रॉब्लम है सर। अगर ये टीएस के अंदर आएगा तो इसको रिजेक्ट करेंगे। हाँ, फिर हम एस नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर टीसी के अंदर आएगा तो हम एस नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज एस नॉट की पॉपुलेशन के रिजेक्ट अंदर करेंगे सर, एच ए को रिजेक्ट करेंगे। इस वाले यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे इसको। समझ में आ रही बात? एरर बार से उस तरीके से काम करें। सिग्निफिकेंस वैल्यू दूसरा मेथड है। अगर जो सिग्निफिकेंस अगेन वही बात कि अगर जो सिग्निफिकेंस लेस देन अल्फा वैल्यू बन रही है उसका मतलब ये कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है। हमारा एच ए जो है वो पावरफुल है, हमारा जो क्लेम वेरीफाई करने वाला है वो पावरफुल है और हम जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू मेरे पास यानी कि पी है प्रोबेबिलिटी में लेस देन अल्फा बन रही है, इसका मतलब है कि सपोज मैंने यहाँ किया सारा है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली बहुत कम है सप्लीमेंट टू प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कि मैं स्टोर को रिजेक्ट कर सकता हूँ, राइट। सिग्निफिकेंस वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, एरिया की वैल्यू होती है, अगर जो अल्फा वैल्यू से कम आ रही है, ये मेरा अल्फा का एरिया चल रहा है। अगर ये मेरा टीएस इधर है तो ये मेरी सिग्निफिकेंस की पी वैल्यू आ रही है, ये मेरी पी वैल्यू जो सिग्निफिकेंस से शो होती है। तो अगर ये एरिया इस एरिया से कम आ रहा है तो ये प्रूफ कर रहा है इस बात को कि मैं स्टॉक को रिजेक्ट कर सकता हूँ। So if significance is less than alpha, then this indicates reject stock. देखो जब मेरे पास यहाँ पे था तो ये मेरा बदला था पी वैल्यू, इस स्टेट से मेरे को ये मेरे पास पी वैल्यू बनती है और ये पी वैल्यू यानी कि एरिया प्रोबेबिलिटी अल्फा के मुकाबले में काफी बड़ी है और अब मैं स्टॉक को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और जिसको भी ये कहा था कि शोज कि हमारा पॉपुलेशन जो है बेसिकली सेक्टर है जिसके लिए स्टॉक का पार्ट है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंस इज ग्रेटर देन अल्फा, देन दिस मींस कि एक्सेप्ट द स्टॉक। इसको रिजेक्ट एचए होगा। हाँ, रिजेक्ट एचए हो जाए। मतलब हम स्टॉक की रेफरेंस की बात करें बिकॉज स्केलिंग का वही है बात, और स्टॉक की रेफरेंस में जो तीसरा तरीका है सॉफ्टवेयर बेस्ड काम को करने का वो ये है कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ इंटरवल का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है, सीआई ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स। अब यहाँ जो डिफरेंस ऑफ मीन है बेसिकली ये वाला डिफरेंस u1 माइनस 2। अगर से मेरे पास कोई ऐसा इंटरवल बन रहा है कि जैसे कि मेरे पास सपोज इंटरवल बनता है -0.16 से लेके 2.76 तक, तो दैट शोज कि बीच में 0 पॉइंट भी आ रहा है, यानी कि ऐसी भी सिचुएशन बन रही है जहां v1 माइनस v2 0 हो रहे हैं। दैट मींस कि मैं स्टोर को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं बिकॉज साइंस आर डिफरेंट। बीच में 0 पॉइंट आ रहा है, बीच में 0 आएगा तभी हम माइनस इंटरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो इंटरवल है बेसिकली v1 माइनस v2 की एस्टिमेशन का डिफरेंस है। और अगर से यानी कि इस सिचुएशन में हम रिजेक्ट स्टॉप कर सकते हैं। और अगर से सपोज ये बनता -0.16 से लेके -0.1 तक आ रहा होता, इसका मतलब है कि मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कहीं पर भी v1 माइनस v2 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है स्टॉप कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, पूरे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। या अगर ये बनता कि +0.16 से लेके +0.2, सो अगेन कई बार भी 0 वाली बात नहीं हो रही है। सो साइंस आर सेम, राइट, साइंस आर सेम, तो ये वाला उल्टा है। सो इफ साइंस आर सेम देन रिजेक्ट h0, ये यहाँ पर आना चाहिए, एंड इफ साइंस आर डिफरेंट देन एक्सेप्ट h0। ठीक है, बिकॉज यहाँ 0 पॉइंट बन रहा है बीच में। सो सॉफ्टवेयर में इस बात को हम 3 तरीकों से देखते हैं, एरर बार ग्राफ्स, सिग्निफिकेंस वैल्यू एंड द साइज ऑफ दिस इंटरवल। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना।
और इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो सारा ये करना है, राइट। जो तुम लोगों ने अपने स्टैटिस्टिकल डिफरेंस या बिजनेस टेस्ट में पहले किया हुआ था, ये इसका पता होना जरूरी है। बिकॉज जब तुम अपनी बात को किसी के सामने रखोगे तो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पर रखोगे। सॉफ्टवेयर अगेन तुम्हारे पास देखो, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर जस्ट अ टूल। तुम गार्बेज इन करोगे, गार्बेज आउट कर देगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जस्ट वोमिट्स आउट द थिंग्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर तुमको बता रहा है उसका एक्चुअली मतलब क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। सॉफ्टवेयर जो मुझे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं, एक्चुअली वो टूल है इन 6 स्टेप्स को समझने का। तो जब तुम अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, किसी को अपनी बात बताओगे कि भाई देखो मैंने ये रिसर्च की है या मैंने ये डेटा का एनालिसिस किया है, तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट वाला यही बेसिस के ऊपर है। देखो चूंकि टीएस किया कुछ आदमी, अभी ये चीज बात का प्रूफ है कि जो मेरा सैंपल है बेसिकली वो बाहर है क्रिटिकल, इसका मतलब ये है कि अन्य को रिजेक्ट करना है, राइट। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ कि जो बोर्ड की जो अपनी चीजें लिखी हुई है उसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसको तुम वर्ड पे नहीं लिख सकते? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई कैलकुलेशन जो वर्ड पे नहीं लिख सकते। मैं दोबारा बता दूं जो लोग अभी आए हैं कि जो फाइनल एग्जाम है तुम्हारा, वो तुमने आंसर कॉपी पे नहीं करना होगा, वो तुमने सारे का सारा वर्ड की एक फाइल बना के सबमिट करनी होगी। इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। हमारा कैलकुलेशन इंडिया रहेगी, आई डोंट थिंक इसमें ऐसी कोई चीजें तुम वर्ड पे नहीं लिख सकते, तो आराम से उसको लिख सकते, सिंपल हमारा सब वर्ड पे आ जाएगा। और जो मैं लैब में दे रहा हूँ दूसरे ध्यान रख के तुम जब वर्ड पे लिखोगे, उनको बनाओगे, तो तुम्हें अभी एक प्रोफेशनल आइडिया होगा कि तुम आपको रिपोर्ट कैसे करते हो। ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ प्रोफेशनल ग्रेजुएट पर्सन, राइट। कहीं पर भी पेपर कॉपी पे काम नहीं होता कि पेपर कॉपी पे काम करके तुम अपने बॉस के पास में जाओगे, सही लेकिन ये अच्छा नहीं है मेरे काम, ऐसे थोड़ी होता है चीजों का। अपने आप को ग्रूप करो प्रोफेशनली। अज्यूम करो कि तुम किसी ऑफिस में बैठे हो, अज्यूम करो कि तुम किसी ऑफिस में बैठ कर तुम्हें रिपोर्ट करना है, 7 वीक का तुम्हें टाइम दिया गया और तुमने इस प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे अपना को प्रिपेयर करोगे उसके लिए? यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, अगेन आई एम सेइंग पैसा लगा दो अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो तुम्हें चाहिए कि इसमें से बेस्ट आउटपुट गेट करो। सो जो मैंने बोर्ड पर लिखी कैलकुलेशंस, इतनी कैलकुलेशंस आई थिंक हम कर सकते हैं। आई मीन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मैं हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस आगे के टॉपिक्स में बताऊं, तो मैं सिर्फ इसलिए बताऊंगा ताकि तुम्हें सब कॉन्सेप्ट जहन में आ जाए कि एक्चुअली इसके पीछे चल क्या रहा है। तुमने वो सब चीजें रिपोर्ट नहीं करनी होगी अपनी फाइनल लैब के अंदर, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जरा एक लैब को परफॉर्म करते हैं, इसका इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्क्रीन मैं उसको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे फोर्स को प्रॉपर ओपन करना थोड़ा यूज सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है लैब 8 रखी है यहाँ, ये कहते हैं कि an experiment was conducted to see if people get scared of real life tarantulas or pictures of them. Tarantula basically spider का नाम है, तो देखो और भी किसी की स्पाइडर होती है, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये देखने के लिए कि जो लोग हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जो लोग हैं बेसिकली वो स्पाइडर की पिक्चर से ज्यादा करते हैं या एक्चुअल स्पाइडर से ज्यादा करते हैं। तो डेटा गैदर इंडिकेटिंग fear value
ये डेटा गैदर किया गया फेयर वैल्यूज है, ये फेयर वैल्यूज है, इस इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे, इस पर बात वैसे पर ये डेटा गैदर किया गया फेयर वैल्यूज का और अ सेट ऑफ 24 पीपल इज एज शोन टेबल में। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है 24 लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। 24 लोगों का डेटा सेट का मतलब ये हुआ कि इसमें से 12 लोग वो भी जिनको पिक्चर्स दिखाएंगे और 12 लोग वो भी जिनको रियल कैरेक्टर्स दिखाएंगे। ये अंडरस्टैंड इसमें यानी कि दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ताकि लिखा हुआ नहीं अभी तक, बट बस अंडरस्टैंड कि दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि 12 लोग वो जिनको हमने हमारी पिक्चर दिखाई और 12 लोग वो जिनको हमें एक्चुअल में कैरेक्टर दिखाई कि देखो ये हो गया ये डिपेंडेंट के वर्ड से सर डिस्टिंग्विश किया ये यहाँ पर तो कुछ भी वर्ड यूज किया बट अभी ये इस तरह से सेंटेंस बना वैसे में समझ में आना चाहिए। बाकी पार्ट में लिखा हुआ ये चीज considering the dependent samples, पार्टी को जरा देखते हैं। There is between groups case using fully labeled error bar graphs to determine if there is any difference between the two ways of treating fear and 95% confidence interval। यानी कि दोनों तरीकों से fear क्रिएट करने में या हॉरर क्रिएट करने में क्या फर्क है, वो दो तरीकों से एक पिक्चर ऑफ द स्पाइडर और दूसरी जो है एक्चुअल रियल टेक्नोलॉजी। Do you understand the question? सबसे बड़ी बात है। Do you also understand this thing कि ये एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन की कंपैरिजन का केस है। एक पॉपुलेशन हमारे पास पिक्चर दिखाई गई और उसको वैल्यू दिखाई गई। राइट, और हम देख रहे हैं कि दो तरीके जो क्लियर क्रिएट करने के लिए है उनमें से दोनों क्या सेम है या सेम नहीं है। तो जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट है बेसिकली वो क्लियर का टेस्ट है। आप ये देखें कि कौन जिसका फेयर ज्यादा है जिसका फेयर कम है, हमसे भी देखते हैं कि क्या फेयर में कोई डिफरेंस है या नहीं। राइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज दिस कि हम पहले डेटा जरा कॉपी कर लेते हैं। सो सेकंड टेस्ट केसेस और यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाते हैं एक पिक्चर के नाम से। अच्छा, मैं किस तरह से काम करूँ? should I make two variables or should I make just one variable? इसको जरा देखिए। तो अगर मैं इस तरह से बात कर दूं कि मैंने वैल्यू बनाया पिक्चर के नाम से और एक वैल्यू बनाया रियल के नाम से और फिर उसके बाद मैंने जो है इसकी वैल्यू यहाँ जैसे कि पेस्ट किया दोबारा वैल्यू के पास और इसकी वैल्यू से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अगर काम करें तो मुश्किल हो जाएगा। राइट, यूजुअली हम इस तरीके से डेटा एडिटिंग करके काम हम हमारे दूसरा वाला केस है पेड सैंपल को अस्पताल जब हमारे पास इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन आती है आगे के चीज को, तो उसमें काम वैसे नहीं किया जाता। उसमें हम अपना डेटा सेट कैसे बनाते हैं उसमें हम काम ऐसे करते हैं कि मैंने इस वैल्यू की यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइल अपना, लेट्स से कि मैं इसका नाम रखता हूँ fear वैल्यू। राइट, इसमें जो पहली 12 वैल्यूज हैं बेसिकली मेरे पास है पिक्चर जिनको दिखाई गई। तो मैं इसके साथ एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ लेट्स से ग्रुप के नाम से, और ग्रुप के अंदर बेसिकली मैं दो ग्रुप्स बना रहा हूँ। एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ जिसको पिक्चर दिखाई गई और एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ जिनको जो है बेसिकली रियल स्पॉइलर। कहानी इस तरीके से है ये मेरे पास ग्रुप वाला वेरिएबल हो गया और ये मेरे पास कुछ क्लियर है। So if I put 0 over here, right? So let's put 0 all over here. तो I can see मेरे पास बेसिकली वो लोग हैं जिनको पिक्चर दिखाई गई। जब भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काम करेंगे तो हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा ग्रुप वेरिएबल होगा और एक हमारा एक्चुअल वैल्यू और नया डिपेंडेंट। इसके रीजन क्या है वो जो हम ब्लड सैंपल देंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास था रियल का, तो बस नेक्स्ट रियल वैल्यूज राइट। और हम बेसिकली हमारे पास दूसरा केस है राइट। तो
यू कैन सी कि मेरे पास एक ग्रुप हो गया पिक्चर स्पाइडर्स का और एक ग्रुप हो गया मेरे पास रियल स्पाइडर्स का। बस समझ लो आप अगर दोनों सेपरेट किया मैंने ग्रुप की करी। ओके, अब मुझे बेसिकली एक टू सेपरेट फीचर्स परफॉर्म करना है। तो टू सेपरेट फीचर्स परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आई गो टू एनालाइज कंपेयर मींस और हमारे पास है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट का एक ऑप्शन। जस्ट क्लिक दिस वन। हमारा टेस्ट वेरिएबल है योर वैल्यूज का और हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है ग्रुप वेरिएबल के साथ। ठीक है, डिफाइन ग्रुप्स क्या है तो हम डिफाइन ग्रुप्स कर देते हैं। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्पेसिफाइड वैल्यूज, जैसा कि हम या तो कोई कट पॉइंट और सब भी कर सकते हैं कि अगर सेट में ऐसे कि 50 से कम वैल्यूज एक ग्रुप की और 50 से ऊपर दूसरी, उसको भी यूज किया जा सकता है। और फिलहाल हम इसमें देखेंगे मेरे पास एक ग्रुप 0 के नाम से और एक ग्रुप 1 के नाम से, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रुप डिफाइन होता है 0 1 के नाम से। ऑप्शंस पे आते हैं। 95% CIP का आउटपुट में रेस्ट की ओवर हियर अगर चेंज हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू देन भी ठीक ओके। चलिए हमने एरर बार निकाल के उसके बाद और ये हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टेबल्स आ रहे हैं। इसमें ग्राफ में बता ग्राफ होंगे अलग से बनाने। एक है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड स्टेप का हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बहुत सारी वैल्यूज हैं एंड मीन स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। ठीक है, ये सेकंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास है टी टेस्ट यानी कि टू सैंपल टी टेस्ट। इसमें ये एफ वैल्यू क्या है इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्लास में हम टी सैंपल्स पढ़ाएंगे। फॉरगेट दीस टू कॉलम्स, इनको क्या हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम जरा देखते हैं यहाँ पे कि दो रोज में शो कर रहा है। एक है इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम और एक है हमारे पास इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम। कार्य एक्चुअली इस तरीके से होती है जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका ये होता है कि जब आपके दो सैंपल्स आ रहे हैं यानी कि X1 और X2, इनसे जो सैंपल हमारा वैल्यूज बनेगी X1 स्क्वायर और X2 स्क्वायर, ये पॉसिबल है कि ये दोनों सेम हो। और इसकी रेंज होती है जैसे से हमारे पास S1 और S2 का रेशियो अगर से मेरे पास 0.5 और 2 के दरमियान आ रहा हो तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों इक्वल वेरिएंसेस ही हैं। तो जब एक्सप्रेशंस कहते हैं इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम एंड नॉट अज्यूम, तो उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि वो दोनों केसेस में रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर से वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम है। रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट यूजुअली सेम ही होते हैं, बट एक्चुअली इसका मतलब मैच नहीं होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होता। अब आगे जरा चलते हैं हम बात को लेके। ये टी वैल्यू है, ये टी वैल्यू है टीएस की वैल्यू, यानी कि सैंपल की टी वैल्यू जो हमने टीएस अपनी लिखी। ये बनी मेरे पास -1.681, तो टी वैल्यू को फर्क किया जो फर्क आता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आता है, वो भी खास नहीं है। तो -1.681 हमारी टी वैल्यू है। सिग्निफिकेंस हम चाहें तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं कि क्रिटिकल टी वैल्यू निकालें अपनी टेबल से और कंपेयर करके देखें कि क्या ये हमारी टी वैल्यू उससे बड़ी है या कम है। जरा बोलो टी वैल्यू बिफोर गोइंग फर्दर, जरा अपने वीडियो में बोलो ब्लैक बोर्ड के लिए होता है। मैं आपको ओपन करता हूँ, तुम यहाँ पर भी काम को तरह से कर सकते हो। तो टी टेबल जो हमने लास्ट टाइम क्या बात है, So the other thing is this कि अगर हम उसको अपने रिजल्ट्स को देखें तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 22 की और टी वैल्यू -1.681 तो 22 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 2 टेल टेस्ट है हमारा, 22 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 0.05 हमारा अल्फा है, तो कितना बन रहा है मेरे पास 2.074, राइट। सुवन हियर ये मेरे पास है 22 पर दिया, ये वो चल रही है और 0.05 मेरे पास था 2 टेल हाइट, ये कॉलम चल रहा है। जो क्रिटिकल टी वैल्यू आ रही है वो 2.074 आ रही है, राइट।
और जो हमारे सॉरी सो रहे थे बराबर पहले मैं कंप्लीट कर दो फिर उसको बता दो। तो 2.074 मेरे पास क्रिटिकल की वैल्यू है, यानी कि ये वाली चीज है, ठीक है। तो 2.074 एंड माइनस 2.074 जो मेरा टीएस बना वो कितना बना था, माइनस 1.7 बना था मेरा, क्योंकि लोग मेरा टेबल ओवर है, ये बना था मेरे पास माइनस 1.681। सो माइनस 1.68 पर डेफिनेटली यहाँ पे कहीं होगा, which is indicating what कि मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन की क्रिटिकल वैल्यू ये 95% पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। यस, सो अगर हम इसको देखें तो हमारा टीएस जो है वो इससे काफी बड़ा है नेगेटिव साइड पे, यानी कि इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसे सजेस्टिंग कि मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर देखते हैं कि हमारे एसपीएसएस का रिजल्ट क्या होता है, तो एसपीएसएस के जो टेबल है हमारे पास का जरा देख लेते हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.107 एंड 10.7%, हायर देन 5% वैल्यू। वो 35% सीआई पे अल्फा बनता है 0.05, यह बातें नहीं करो, 95% सीआई पे अल्फा बनता है 0.05 पर। हमारे सिग्निफिकेंस वैल्यू की जो पी है यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो उससे कहीं ज्यादा आई है। सिंस सिग्निफिकेंस इज ग्रेटर देन अल्फा देन एक्सेप्ट एच नॉट, ये बात अभी हमने टेबल से भी देखी, टेबल से भी एक्सेप्ट हो रहा है। टेबल से देखते हैं माइनस प्लस एक्सेप्ट एच नॉट, बिकॉज माइनस प्लस का मतलब ये है कि बीच में जीरो आ रहा होगा, एक्सेप्ट एच नॉट। तो एवरीथिंग शुड बी इन लाइन, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर एक्सेप्ट हो रहा हो कहीं पर रिजेक्ट हो रहा हो। अगर ऐसा इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, तो तलाश हो जाएगी वो कहाँ पे गड़बड़ होगी। एरर बार ग्राफ से कैसे करेंगे इसको पूरी तरह देखेंगे। सर पहले ये तो पता ही नहीं किसने कहा क्या चीज? ये कैसे कैसे बनाता है इसको आप कुछ है इसको ये एरर शीट है पर इसको तो हमने ऐसे किया है कि ये हमारा बेसिक ये तो बन गया, तो बन गया था। उसके बाद हम गए एंड कंपेयर मीन्स एंड उसके बाद हम आ गए यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल सीक्वेंस, इसको हमने किया क्लिक करने के बाद जो हमारा वेरिएबल था इसको हमने टेस्ट करते हैं केयर वेरिएबल, वो टेस्ट वेरिएबल लेकर आते हैं, ठीक है। तो जिसको हमने टेस्ट करना उसको यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि इसमें से फॉर्मेट पे चलते हैं, इसलिए हमने डिपेंडेंट सैंपल फॉर्मेट पे बनाना होता है, और ग्रुप को हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ग्रुप डिफाइन होता है, अब इसको हमें डिफाइन करने के भाई किससे डिफाइन करना है, 0 और 1 से करना है, तो हमने 0 और 1 यहाँ लिख दी, हमारी कोडिंग की कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 0 1 राइट। अगर मैं 95% से पे काम कर रहा हूँ तो 95 रहने दूंगा, अदरवाइज चेंज करो, कंटिन्यू ये वाला टेक करते हैं। स्टेप नंबर 2 है और स्टेप बाकी 3 4 5 तो एरर बार कराने का तरीका ये कि हम जाएंगे ग्राफ्स में, लेगेसी डायलॉग्स में, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एरर बार में। हमने बेसिकली हमारा जो वेरिएबल है वो ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है, बिकॉज हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल यहाँ यूज किया है। तो समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस पर आई है, सिंपली रखेंगे तो हम रखेंगे डेटा में। नाउ हमारा जो वेरिएबल है वो वैल्यूज है और ग्रुप हमारा है कैटेगरी एक्सेस, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है कैटेगरी एक्सेस पर आएगा। और उसके बाद हम शुरू कर देंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, किस कॉन्टेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हो, उसके बाद हम शुरू कर देंगे ओके। ये आ गया हमारे पास एरर बार। यू कैन सी कि ये इसी बात को कंफर्म कर रहा है कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये बिल्कुल अलग जा रहा होगा, या फिर इधर या फिर इधर। तो ये तीनों चीजें बेसिकली जस्टिफाई कर रही है कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। तुम वर्ड की फाइल के इसको बहुत आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइटर से कॉपी करूँ और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड फाइल
Let's open some word files. So I can just copy paste the things over here. You can just assign one of the options use कर सकते हैं. Start थोड़ी सी एडिटिंग कर दो ना, पेन पे जाकर ऐसा तरीका ही है. और यहाँ पे कंप्यूटर से स्टार्ट करना आपको सीखने के अलावा और भी काम नहीं करते. तो पेट को देखो कब मैं आपको पेस्ट करूँगा सेंटर का आसान तरीका ये है कि एक बार बस कीबोर्ड में की होगी प्रिंट स्क्रीन काम से अभी भी तो मेरे पास नहीं आ रहा. सब स्क्रीन नहीं कर सकता. नहीं इस पे नहीं होगा ना. हो रहा है. भाई बोलो आपको फाइल को आप डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल बदल से मतलब हमारे सामने टेबल कॉपी हो तो जाता है वैसे इसकी तो मेरे पास ये और देखो इस बार पास आउटपुट फाइल ऐसी है ये कर देना ये सही है नहीं इससे क्या किया इसमें शूट हो रही है ऑडियो ऐसा ही है अपनी सही इस तरह से करना देखो अगर तुम्हारे पास पेश नहीं हो रहा होगा ऐसे इस बटन में पेश नहीं हो रहा था मेरे पास अगर बात को समझ लो यार कि तुम जो सिंपली अपने एक्सप्रेशंस के आउटपुट फाइल में जाओ इनमें आप ये वाला सिंपली यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करो और ये बहुत सारे वर्जन्स में एक्सपोर्ट करने का जिसका वर्ड आरटीओ टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं उसमें तो मुझे करता हूँ बनाने में कहाँ ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में आउटपुट के नाम से ही बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम सारा यहाँ पे ये काम जो पेश कर सकते हैं अपनी लाइफ में उसको तुम फाइल को खोल के मान लो किसी डालिए ठीक है बात समझ में आ गई. तो इस तरीके से जो पार्ट ए है किसी को तो वर्चुअल आ सकता है पार्ट ए को मैसेज बट अगेन वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो टू द ब्रेक वन लास्ट थिंग जो समझ करना कि देखो ये अगेन एक बड़ा टूल है राइट. अब जो सवाल पूछा था वो ये था लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन. सवाल ये था कि considering independent samples, is there any difference between the two ways of creating fear and 95% confidence after planning? तुमने इसका जवाब लिखना है. वो जवाब इसका ये होगा कि using the analysis that we have performed and about graphs, the table values, quantitative or significant values, there is no difference between the fear values using the picture or the real calculator. ये आंसर है राइट. when you are doing the hypothesis test द्वारा ये आंसर लाजमी हो जाए कि कॉन्टेक्स्ट में जो पूछी गई बात का जवाब क्या है. ये एक टाइप की 2 लाइन की चीजें जो जरूरी है. Do you understand this? So I think we will go for the break now and we'll find